Okay, hello and welcome to the virtual classroom of Jafri Academy of Modern Education. I am your teacher of English Literature Murtaza Fazli. क्लास 8 के प्रोज सेक्शन से आज हम जूलियस सीजर पढ़ने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत में ये लिखा गया है कि जूलियस सीजर जैसे ही घर वापस आता है तो वो एक घर आता है किस तरह से, एक बहुत ही लंबी एक जंग और बहुत ही लंबी जंग को जीत के, और रोमन इस चीज पे उसका काफी क्या करते हैं, काफी चेयर अप करते हैं उस चीज को। मगर उसके बगैर भी कुछ जलने वाले ऐसे लोग हैं सेनेट में, जो ब्रूटस के साथी होते हैं, जो कि इसको मारने का प्लान करते हैं दिन दहाड़े। और क्योंकि उन्हें लगता है कि उसकी जो ताकत है और उसके जो मंसूबे हैं वो कहीं ना कहीं रोम को नुकसान न पहुंचा दे। अब जो सीजर के जो सपोर्टर हैं वो एक बहुत ही एक लंबी एक जंग छिड़ते हैं इस चाल को अंजाम लाने, इस कॉन्स्पिरेटर से, जो जिन लोगों ने ये चाल की थी सीजर के खिलाफ। और आखिरकार में फिर इन ये जो साजिश करने वाले लोग होते हैं, इनका कत्ल हो जाता है। तो ये लिखा है आपका जी 2000 साल पहले कहते हैं कि रोम में एक बहुत ही बहादुर एक फौजी और एक लीडर था जिसका नाम था जूलियस सीजर। वो पूरे यूरोप में मशहूर था एक फातेह के तौर पे। वो लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उसे अपना कौमी हीरो तस्वुर करते थे। उसी वक्त जब रोम में सीजर रहता था, वहां पे एक आदमी और एक शख्स रहता था जिसका नाम था ब्रूटस। वो ब्रूटस जो था वो भी एक बहुत ही बहादुर और एक आला दर्जे वाला, एक आला ज़र्फ रखने वाला, एक आला इज्जत रखने वाला एक शख्स था और सीजर का बहुत ही करीबी दोस्त था। ब्रूटस देख रहा था कि किस तरह से सीजर की जो एम्बिशंस हैं, जो उसकी ख्वाहिशात हैं, वो बढ़ रहे हैं विद ग्रेट एंजाइटी एंड वॉज ट्रबल्ड विद हिज सेल्फ इम्पोर्टेंस। और वो जिस हिसाब से सीजर अपने आप को अहमियत दे रहा था, उस वजह से कहीं ना कहीं ब्रूटस थोड़ा सा परेशान था। अब ब्रूटस और उसका जो साड़ू भाई है, जिसे हम ब्रदर इन लॉ कहते हैं, कासियस ने सस्पेक्ट किया कि उन्हें शक हुआ कि आने वाले नेशनल गेम्स में जब हजारों लोग वहां पे सामने होंगे, हो सकता है कि सीजर को बादशाहत दी जा सकती है। अब जो ये कैसियस था, ये रोमन पार्टी का मेंबर था और ये नहीं चाहता था कि सीजर को बादशाह बनाया जाए। और इसे अपने साथियों ने भेजा था ताकि ब्रूटस इन्हें ज्वाइन कर सके और वो ब्रूटस इनका लीडर बन सके। तो कैसे इसने क्या करना शुरू किया, कैसे इसने शुरू करना किया कि उसने ब्रूटस के दिमाग में जहर भरना शुरू कर दिया सीजर के खिलाफ। तो वो कहने लगा कि व्हाई शुड ही थिंक हिमसेल्फ सो ग्रेट, वो अपने आप को इतना बड़ा क्यों मानता है। मैं भी सीजर के तरह ही आजाद पैदा हुआ था और तुम भी उसी तरह से आजाद पैदा हुए थे। हम भी उसी तरह से पले बड़े हैं जिस तरह से सीजर बड़ा हुआ है, और हम में भी उतनी ताकत है हर एक चीज को बर्दाश्त करने की, चाहे वो सर्दी हो या चाहे वो गर्मी हो। मगर ये सीजर अब अपने आप को खुदा मानने लगा है, मुझे अक्सर ये महसूस होता है। तो ब्रूटस ने जवाब दिया कि तो ब्रूटस ने जवाब दिया, मुझे भी ऐसा अक्सर लगने लगा है। कास्का, जो वहां पे और एक मेंबर था कासियस के पार्टी का, वो वहां पे गेम्स के टाइम पे था। ही टोल्ड देम दैट मार्क, उन्होंने उससे कहा कि मार्क, जो कि और एक फेमस सोल्जर है और सीजर का दोस्त है, उसने सीजर को 3 बार क्राउन ऑलरेडी उसको ऑफर किया है, मगर हर बार सीजर ने इसको नकारा है, उसको कबूल नहीं किया। मगर हर टाइम पे जब वो रिफ्यूज कर रहा था, जो उसकी रिफ्यूज करने की जो ये थी तरीका था, वो कहीं ना कहीं स्लो होता गया हर एक टाइम पे। पहले बार पे जैसे शिद्दत से बोला उसने, नहीं मुझे नहीं चाहिए, दूसरे बार उसका जो कहने का अंदाज था वो बिल्कुल कम होता गया।
तो कास्का को शक था कि सीजर को अगर इस बारी क्राउन दिया जाए तो वो मना नहीं करेगा। ब्रूटस घर चला गया और इस चीज से वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गया। उसे रात को नींद नहीं आई। वो परेशान हो गया कि कैसे सीजर का इलाज किया जा सकता है उसके प्राउड नेचर से और उसके एम्बिशियस ग्रीड से। देखो यहाँ पे ब्रूटस का जो मेंटालिटी था वो इसलिए पर्सनल गेन के लिए नहीं था या दुश्मनी के लिए नहीं था। वो कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि जो इसके एम्बिशंस बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये रोम के खिलाफ हो सकता था। बट जो उसके दूसरे जो साथी थे वो कहीं ना कहीं सीजर से जलते थे और उसको बिल्कुल ही तख्त पे नहीं देखना चाहते थे आउट ऑफ जेलसी। तो वो सोचने लगा कि किस तरह से उसका इलाज किया जा सकता, क्या ये उसकी मौत से हो सकता था। तो उसने लास्ट पे ये डिसाइड किया कि उसको मरना पड़ेगा। He would never be certain how Caesar might act if he gained absolute power. उसे यह अंदाजा नहीं था कि सीजर कैसे रिएक्ट करेगा एक बार उसके हाथ में ताकत आ जाएगी। तो वो उसने सोचा कि इसका खात्मा तो सिर्फ उसकी मौत से होगा। रात के वक्त कैसियस, कास्का और डिसियस और दूसरे मेंबर्स जो पार्टी के थे जो देखने को आए थे उन्होंने एक साथ वो ब्रूटस से मिलने के लिए आए और उन्होंने एक साथ एक प्लान डिस्कस किया। प्लान ये था कि सीजर को कत्ल किया जाए दूसरे दिन नेक्स्ट डे कैपिटल में जो टाउन का एक हॉल है जहां पे वो एक स्पीच करने वाला था लोगों से। वो मार्क एंटोनी को भी कत्ल करना चाहते थे मगर ब्रूटस ने उसकी इजाजत नहीं दी। एंटोनी इज बट अ लिम्ब ऑफ सीजर सेड। उन्हें क्या कहा कि मगर एंटोनी सीजर का एक बहुत ही अहम साथी है। ही कैन डू नो मोर देन सीजर्स आर्म। वो सीजर का लिम्ब है यानी कि सीजर का पैर है। वो इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जितना कि सीजर का हाथ पहुंचा सके। यानी कि उसने कहा कि वो इतना करीब, इतना नुकसानदेह नहीं है। ब्रूटस का ये मानना था। He shook his head and spoke with great urgency. उसने अपना सर हिलाया और एकदम से उसने कहा कि काश ऐसा होता कि सीजर के इस एम्बिशन का कोई इलाज होता बिना उसे मारे हुए, मगर मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। सो कैसर को, सीजर को मरना पड़ेगा। मगर दोस्तों हम उसे बुजदिली से या गुस्से में आके नहीं मारेंगे, हम उसको बहादुरी से मारेंगे। हमें उसके खिलाफ कोई भी नफरत दिल में नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए फिर लास्ट में क्या डिसाइड किया गया कि सीजर को मार डालेंगे। दूसरे दिन क्या हो गया कि आसमान में बहुत बादल और तूफान और बिजली चमक रही थी। रात भर क्या चल रही थी, हवाएं चल रही थी और बिजली कड़क रही थी और तेज आंधियां चल रही थी और सारा जमीन क्या हिल रहा था, ऐसा लग रहा था हिल रहा था। सीजर को उसकी बीवी ने दरखास्त किया कैलिफोर्निया की कि तुम सुबह कैपिटल नहीं जाओगे। उसे रात में एक बहुत ही डरावना सपना दिखा जिसमें उसने क्या दिखा कि सीजर का जो स्टैचू है वो मार्केट के बीच में रखा हुआ है और उसके स्टैचू पे पूरा क्या लगा हुआ है, खून बह रहा है और रोम के लोग उसी खून में आके अपने हाथ भिगो रहे हैं। शी टोल्ड हिम, और उसके बाद उसने कहा कि और कहीं ना कहीं रास्ते से मार्केट के बीच में से एक शेर निकल के आता है। और वहां पे शेर देखा और उसने देखा कि कब्रों में से मुर्दा जिंदा हो रहे थे। एंड ग्रेव्स ओपन एंड गेव अप देयर डेड, और कब्रों में से मुर्दा बाहर निकल के आ रहे थे। वहां पे बहुत ही ज्यादा शोर था, जैसे कि जंग हो रहा था, हवाओं में जंग का शोर हो रहा था। एंड द क्राइज, और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, रोने की आवाजें आ रही थी। किसकी? घोड़ों की और आदमियों के रोने की आवाजें आ रही थी और जो घोड़े थे वो तकलीफ में थे। वो कहने लगी, ए कैसर, ए सीजर, ये जो चीजें हैं मेरी अंडरस्टैंडिंग से बहुत दूर की चीज है। मैं इन्हें समझ नहीं पा रही हूँ किस तरफ इशारा कर रही है, मगर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है।
मुझे लग रहा है ये किसी किस्म का एक वार्निंग है, कुछ न कुछ गलत होने वाला है। सो हम यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में सीजर की कहानी को कंटिन्यू करते हैं।